Question number 4. One end of a massless spring of spring constant 100 Newton per meter and natural length 0.5 meter is fixed and the other end is connected to a particle of mass 0.5 kg lying on a frictionless horizontal table. देखो यहाँ पे प्लेन याद रखिएगा बच्चों कि कौन सा प्लेन किधर है। करेक्ट, प्लेन पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि mg किधर लग रहा है, mg को कौन बैलेंस कर रहा है। तो देखो सबसे पहले आप ये समझो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो पार्टिकल है ना वो कहाँ पे लाई करता है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब हॉरिजॉन्टल टेबल है जो कि स्मूथ है। ओके, इसका मतलब मैं यदि आपको सरफेस दिखाऊं, देखो मैं एक 3D व्यू ड्रॉ करने का प्रयास करता हूं। करेक्ट, ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, दिख रहा है अप्रोक्सीमेट डायग्राम। यहाँ पे एक एंड जो स्प्रिंग का है वो ऐसा है और दूसरा एंड जो है स्प्रिंग का उस पे एक पार्टिकल हम लोगों ने अटैच कर दिया। दिस इज अ पार्टिकल। ओके, तो इस पार्टिकल पे आप खुद देखो mg किधर लगेगा, नीचे, और नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर, और ये बैलेंस कर लेंगे। mg लगेगा नीचे और नॉर्मल लगेगा ऊपर। मतलब mg और नॉर्मल का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ये एक दूसरे को कर लेंगे बैलेंस। करेक्ट। अच्छा, ये जो स्प्रिंग का जो लेंथ आप देख रहे हो, लेंथ कितना है, 0.5 मीटर। सो दिस इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और इनिशियली ये रेस्ट कंडीशन पे है। समझ में आ गया? अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ये तो मैंने आपको इनिशियल कंडीशन समझा दी। ओके, नेचुरल लेंथ दिया है एल के इक्वल, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 100 न्यूटन पर मीटर के इक्वल। ओके, और पार्टिकल का मास दिया है 0.5 kg। नेक्स्ट पार्ट, द स्प्रिंग रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल ही रखना है। ओके, इफ द मास इज मेड टू रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब हमने क्या किया, पार्टिकल को रोटेट कराना शुरू कर दिया इस तरीके से। तो जब रोटेट कराओगे तो क्या स्प्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा? यस। और स्प्रिंग में यदि एक टेंशन डेवलप हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि उसके अंदर एक इलोंगेशन भी आएगा? यस। तो स्प्रिंग का जो लेंथ होगा टोटल, वो नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखो ये है स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और ऐसा जब ये रेस्ट पे है। करेक्ट, समझ में आ रही है मेरी बात? अब यहाँ पे स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है एल, जब टेंशन कितना है, 0। जब आप ओमेगा से रोटेट करोगे, सो व्हेन द पार्टिकल टर्न्स विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, व्हेन पार्टिकल टर्न्स विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो मान लो ये एक स्ट्रिंग होता है, स्प्रिंग की जगह एक स्ट्रिंग होता है, तो क्या उस धागे में एक टेंशन आता? यस। लेकिन क्योंकि ये एक स्प्रिंग है तो यहां भी एक टेंशन आएगा, लेकिन उस टेंशन की वजह से एक इलोंगेशन भी होगा। ओके, सो व्हेन पार्टिकल टर्न्स विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, let us assume its length of the spring, या spring elongates by x. So let us assume, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछ रहा है, फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इलोंगेशन कितना आएगा? So let us assume elongation in the spring is x. Elongation in spring तो स्प्रिंग का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्प्रिंग? एल प्लस एक्स, पहले ऑलरेडी एल था, अब क्या हो जाएगा, एल प्लस एक्स।
तो ये है पार्टिकल। याद रखिएगा दिस एंड इज फिक्स्ड एंड दिस लेंथ इज L प्लस एक्स। इसका मतलब जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, क्या इसका रेडियस L प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इसका जो सर्कुलर पाथ होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। समझ में आ रहा है। देखो ये कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। आप कहोगे कि सर ये सर्कल तो दिख नहीं रहा, तो ये 3D विजुअलाइजेशन है। ओके, ये हो जाएगा स्प्रिंग और ये हो जाएगा पार्टिकल। तो रेडियस विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, जो पहले नेचुरल लेंथ था प्लस इलोंगेशन। तो ये हो जाएगा रेडियस आर। आर विल बी इक्वल टू कितना, L प्लस एक्स। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना है, L प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन। जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपके लिए, देखो होगा क्या, यहाँ पे लगेगा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। और यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो मैंने पहले भी आपको समझाया था, यहाँ पे नीचे क्या लगेगा, mg। टेबल का सरफेस एक नॉर्मल लगाएगा, करेक्ट। ये दोनों बैलेंस कर लेंगे। बाकी यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन, करेक्ट। और टेंशन कितने किसके इक्वल होता है, तो टेंशन इन अ स्प्रिंग इज इक्वल टू kx। स्प्रिंग के अंदर यही टेंशन होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इलोंगेशन, करेक्ट। तो ये जो टेंशन है यही क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो देयरफॉर टेंशन ने, सॉरी नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया mg को, एंड टेंशन इज इक्वल टू क्या, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंशन किसके इक्वल है, kx के इक्वल। दिस इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कितना है ये, L प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन में सारी जो वैल्यूज दी है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, तो ये लिख लिया मैंने 100। एक्स मुझे फाइंड करना है। व्हाट इज मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल क्वेश्चन में दिया है 0.5 kg। व्हाट इज नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ इज गिवन 0.5 मीटर, एक्स फाइंड करना है। एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 100x is equal to 2 into 0.5, 2 square into 0.5 will be 2. Okay, so this is equal to 1 plus 2x. आप नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हो ये 100x, दिस इज 1 प्लस, करेक्ट। समझ में आ रहा है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो क्या होगा, 100x माइनस 2x विल बी 90x, x विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/98 मीटर, करेक्ट। ये एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है। अगर जो आप चाहो तो यहाँ से एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, कितना, 1/98 कर लो। ओके, सो 1 डिवाइडेड बाई 98 विल बी, दिस इज इक्वल टू 0.010204। लेकिन इसको अप्रोक्सीमेशन करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/100 मीटर। ओके, 1/100 मीटर क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू 0.01 मीटर। तो देखो वैल्यू सेम ही आ रही है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो सही है, करेक्ट। जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर।
ये कितना हो जाएगा 1.02 सेंटीमीटर। तो आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर। अगर जो आपको एग्जैक्ट आंसर एग्जाम में ऑप्शन देगा तो इस पर टिक लगा दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A simple pendulum is constructed by attaching a bob of mass small m to a string of length L at its upper end. The bob oscillates in a vertical circle. देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ऑसिलेशन हो रहा है वो किस प्लेन में हो रहा है। ये क्या दिया है, ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल। जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे हॉरिजॉन्टल सर्कल दिया था। तो जब तक ये हमें ढंग से समझ में नहीं आएगा ना कि वर्टिकल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल, इन सब का मतलब क्या है, तो आप एमजी और नॉर्मल का डायरेक्शन या टेंशन का डायरेक्शन ठीक से नहीं लगा पाओगे। तो याद रखिएगा कि ये वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। ओके, इट इज फाउंड दैट द स्पीड ऑफ बॉब इज v when string makes an angle theta with vertical. Find tension in the string at this instant. देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये है बॉब, करेक्ट। ये जो बॉब है ना बच्चों, वो इस पाथ को ऐसे फॉलो करके ऑसिलेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? देखो मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, ये बॉब है, ये इस तरीके से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ओके, मैं बाकी का सर्कल इरेज कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है। ओके, समझ में आ गया? ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज वर्टिकल प्लेन। प्लेन सही तरीके से समझना, प्लेन की अंडरस्टैंडिंग सही होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज वर्टिकल प्लेन। मतलब वर्टिकल प्लेन में जब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो mg क्या लगेगा, नीचे की तरफ। करेक्ट। यही हॉरिजॉन्टल प्लेन होता तो mg किधर लगता, इनसाइड द प्लेन। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये वर्टिकल प्लेन है तो mg लगेगा नीचे, और हॉरिजॉन्टल प्लेन होता तो mg क्या लगता है, इनसाइड द प्लेन, क्योंकि mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या दे रखा है क्वेश्चन में, l। ओके, और ये जो बॉब है वो इस प्रकार से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। बॉब इज ऑसिलेटिंग इन अ वर्टिकल सर्कल। अब इस इंस्टेंट पे जब ये एंगल थीटा है, करेक्ट, इस इंस्टेंट पे व्हेन दिस एंगल इज थीटा, स्पीड ऑफ द बॉब इज गिवन। बॉब का मास कितना है, m के इक्वल, और इसकी स्पीड दे रखी है v। देख रहे हो, स्पीड इज इक्वल टू v। अब आप 2 मिनट के लिए सोच सकते हो कि सर इस इंस्टेंट पे ये स्पीड v मैं कैसे लूं। ये स्पीड ऐसे भी तो हो सकता है, यस बिल्कुल। और ये जो स्पीड है ये ऐसे भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, यस। समझ में आ रही मेरी बात? तो दोनों से सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेंशन फाइंड करना है। ओके, वी हैव टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हम लोग इसका 2 डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक एक्सेलरेशन डायग्राम और दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम। देखो इस वेलोसिटी की वजह से, क्या ये सर्कुलर मोशन में है, यस, तो क्या एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क करने जा रहा हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दोनों साइड बाय साइड ड्रॉ करेंगे, फोर्स डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसका ये जो पार्टिकल है, इसका एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC इज इक्वल टू v² अपॉन r। यहाँ पे रेडियस कितना है, l के इक्वल। अब यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखो, क्या ऐसे टेंशन लगेगा, और यहां से लगेगा दोस्तों mg, करेक्ट।
समझ में आ रहा है? ओके। बाय ज्योमेट्री बहुत ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। ये एंगल यदि थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो क्या ये बोला जा सकता है कि ये भी एंगल थीटा आएगा? यस। अब देखो, हम लोग फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं करेंगे, ये तो उससे फायदा नहीं होगा। अभी मुझे याद आ गया, ये ऐसे एक्सटेंड कर लो इस डायग्राम को, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया मैंने। तो क्या ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आएगा? यस, करेक्ट। समझ में आ गया? तो हम लोग फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करते हैं? अलोंग द एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो मैं mg को रिजॉल्व करूंगा, ओके, टेंशन के अलोंग और टेंशन के परपेंडिकुलर, या और ढंग से बोलो तो टेंशन तो ऑलरेडी AC के अलोंग है, mg को क्या करेंगे, mg को हम लोग रिजॉल्व करेंगे AC के अलोंग और AC के परपेंडिकुलर, ओके। तो ध्यान से देखना, ये है mg। तो इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ क्या आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा। सही लिख रहा हूं मैं? ओके। थोड़ा और ढंग से विजुलाइज हो जाए, कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं बाकी सब कुछ हटा देता हूं, करेक्ट। तो देखो, दिस इज समझ में आ गया? ओके। ये मैंने ड्रॉ क्या कर दिया, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। अगर जो विजुअलाइजेशन करना है तो आप साथ में यहीं पे इसी के सामने सामने हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्सेलरेशन डायग्राम, ओके। तो एक्सेलरेशन डायग्राम में ये सब कुछ इरेज कर देते हैं हम लोग, ओके। तो एक्सेलरेशन जो है वो किधर होगा बच्चों, बताओ? दिस इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मैं अलोंग द स्ट्रिंग एफ इज इक्वल टू एम में अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं इस डायरेक्शन को क्या अज्यूम कर लूंगा, इस डायरेक्शन को मैं अज्यूम कर लूंगा पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, मैं एफ इज इक्वल टू एम में अप्लाई कर रहा हूं, कैसा, अलोंग द स्ट्रिंग। दो डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो एफ इज इक्वल टू एम में अप्लाई करने जा रहे हैं अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग स्ट्रिंग, ओके। तो जब मैं एफ इज इक्वल टू एम में अप्लाई करूंगा, ओके, तो टेंशन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, mg cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू एम ए सी, t माइनस mg cos थीटा, ये कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई एल, करेक्ट। समझ में आ गया? तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, ओके, प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल, करेक्ट। तो ये आ गया टेंशन। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग भी आप एफ इज इक्वल टू एम में लगा सकते हो। देखो, ये जो एम जी साइन थीटा है ना, इसकी वजह से क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि सर इसकी वजह से क्या आएगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, ओके। तो यदि मैं परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग एफ इज इक्वल टू एम में लगाऊं, ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, ओके। तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग अगर जो मैं एफ इज इक्वल टू एम में लगाऊं, तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर एक ही फोर्स है, क्या है वो, एम जी साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां से
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस इंस्टेंट पे, जी साइन थीटा। तो याद रखिएगा कि ये जो आपने टेंशन निकाला है ना, ये इस इंस्टेंट पे निकाला है। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इस इंस्टेंट पे कैलकुलेट किया है। ओके, एंगल बदलेगा तो बाकी सारी चीजें बदल जाएंगी। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना तो समझाने में मैंने टाइम लगा दिया। जिसको सॉल्व करना है वो 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ओके, क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करोगे। एंगल थीटा दिया है, ये एम जी है, एम जी के दो कंपोनेंट दिखाए, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, और एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर दिया अलोंग द स्ट्रिंग, टेंशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A cylindrical bucket filled with water is wheeled around in a vertical circle of radius r। अब देखो फिर से इस वर्ड को समझना, वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल मतलब वर्टिकल प्लेन। इसको इमेजिन कैसे करोगे, जो वॉल है वॉल पे एक वर्टिकल सर्कल ड्रॉ कर दो। ओके, जब हॉरिजॉन्टल सर्कल बोले तो फ्लोर पे एक सर्कल इमेजिन करो। हॉरिजॉन्टल प्लेन बोले तो क्या करना है, फ्लोर। फ्लोर मतलब जो घर में फ्लोर होता है ना, उसको इमेजिन करो। और जब वर्टिकल सर्कल बोले तो वॉल पे एक वर्टिकल सर्कल इमेजिन करो, फिर आप इजीली विजुअलाइज कर पाओगे कि एमजी किधर लग रहा है। ओके, तो याद रखना ये वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल है तो एमजी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो एक सिलेंड्रिकल बकेट है और वो क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म, सॉरी, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कल में घुमा रहे हैं। सर्कल का रेडियस क्या है, आर के इक्वल। व्हाट कैन बी द मिनिमम स्पीड विथ विच, या what can be the minimum speed at the top of the path if water does not fall out from the bucket। चलो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में डील करते हैं। याद रखिएगा दिस इज, ये जो आप सर्कुलर पाथ देख रहे हो दिस इज इन वर्टिकल प्लेन। ओके, सो दिस इज इन वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन बोले तो नीचे की तरफ होगा mg। ओके, अब एक बकेट है और इस बकेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, या फिर एक छोटा सा ग्लास भी आप अज्यूम कर सकते हो। ओके, ऐसा है कुछ, ये जो एंड देख रहा हो ना ये बंद है और इसका जो ओपन एंड है वो खुला है। यहाँ पे जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा तो ये है इसका लोअर एंड जो कि बंद है। समझ में आ रही मेरी बात, या फिर वाटर बॉटल आप अज्यूम कर सकते हो। लॉजिक समझ में आ रहा है। जब ये सिलेंडर यहाँ पे होगा, या सिलेंड्रिकल बकेट या फिर सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल हम लोग बोल सकते हैं, ये जो एंड आप देख रहे हो जो मैं ऐसे व्हाइट कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, क्लोज्ड है। मतलब पानी जब गिरेगा ना तो इधर से बाहर नहीं गिरेगा, पानी इधर से गिरेगा। यहाँ पे ये बकेट कैसा होगा इस पोजीशन में, या ये जो ग्लास है ये कैसा होगा, ये ग्लास ऐसा होगा। समझ में आ गया ना, बाकी पोजीशन तो आप खुद से सोच सकते हो। सो दिस इज द ग्लास, मैं एक बार अलग से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। और इस ग्लास में मैं ऐसे भर देता हूँ पानी। दिस इज वाटर। ओके, ये है पानी ग्लास के अंदर। तो यहाँ टॉप पोजीशन पे क्या हो जाएगा, देखो पानी कुछ ऐसा होगा। और यदि आपने इसकी वेलोसिटी जीरो कर दी, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है या ओमेगा पूछ रहा है, मिनिमम स्पीड मतलब वी पूछ रहा है। तो यदि इसको आप रोक दोगे तो ये पानी सीधा नीचे गिर जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद से भी करके देख सकते हो। अगर जो मैं क्या करूं, इस ग्लास को इस टॉप पोजीशन पे लाके इसकी वेलोसिटी जीरो करूं तो ये पानी सीधा ऐसे नीचे गिरेगा, क्योंकि mg लग रहा है ना नीचे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसे कुछ वेलोसिटी v देना है। यहाँ भी कुछ वेलोसिटी v होगा, वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। मतलब आप समझ लो हाथ में हमने एक ग्लास है, ग्लास में पानी है और हाथ को घुमा रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं, वर्टिकल प्लेन में।
मतलब हाथ को पहले ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। समझ में आ रहा है? तो हमें ये मिनिमम स्पीड बतानी है, दिस इज द मिनिमम स्पीड सच दैट ये जो पानी है ये गिरे नहीं। करेक्ट, ये रेड कलर से देख रहे हो ये पानी है। नेक्स्ट, आपको ये समझना है कि ये जो वाटर देख रहे हो, जो रेड कलर से आप देख रहे हो ना, रेड कलर से हमें क्या दिख रहा है, दिस इज वाटर। तो इसका जो रेडियस है इसे एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है, और इसका रेडियस हमें अप्रोक्सीमेटली आर अज्यूम करके चलना है। मतलब ये जो वाटर है ना, ये एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या है, आर के इक्वल। ओके, तो यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, देखो मैं एक और डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। तो एक बार मैं और ढंग से इस बीकर को मार्क करने जा रहा हूँ, ड्रॉ करने जा रहा हूँ। दिस इज द बीकर। बीकर का ये जो एंड है ये क्लोज है, पानी इधर से बाहर नहीं निकल सकता। और यहाँ पे है बच्चों देखो पानी, इस बीकर में ऐसे पानी भरा हुआ। करेक्ट, रेड कलर से आप देख रहे हो दिस इज वाटर। ओके, इस वाटर की वेलोसिटी क्या है, इस तरफ v है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। करेक्ट, क्वेश्चन में स्मॉल आर दे रखा है रेडियस। ओके, अब मैं इस वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। सो दिस इज द वाटर। करेक्ट, ये वाटर है। यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन मार्क कर रहा हूँ, देखो इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस पोजीशन में है, टॉप पे है ये। जब ये बीकर एकदम मैक्सिमम हाइट पे है तब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ कितना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल, विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। यही v मुझे फाइंड करना है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो क्या इस पानी पे मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले mg लगेगा नीचे, यस करेक्ट। अब एक चीज और समझो, क्या ये जो वाटर है यहाँ पे कुछ है, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हवा है ना। और एयर की वजह से हमें कोई फोर्स अज्यूम नहीं करना है, एक्चुअली लगता है एयर की वजह से प्रेशर होता है वो फोर्स लगता है, लेकिन वो हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, वाटर का ये जो मैक्सिमम टॉप पोजीशन है, क्या वहां पे बीकर का एक सरफेस है, यस। और वो क्या करेगा, एक नॉर्मल लगाएगा। जैसे यहाँ पे इमेजिन करो इस डायग्राम में, ये जो बीकर का ये सरफेस देख रहे हो, ये क्या पानी पे एक नॉर्मल लगाएगा ऊपर की तरफ। करेक्ट, जैसे ब्लॉक को हमने सरफेस पे रखा, सपोज दिस इज अ ब्लॉक, तो ये जो सरफेस है क्या इसके ऊपर एक नॉर्मल ऐसा लगाएगा। ओके, सिमिलरली अगर जो मान लो सरफेस ऐसा हो और ब्लॉक ऐसा हो, तो नॉर्मल इस पे सरफेस नीचे लगाएगा। अब आप कहोगे कि सर वो तो नीचे गिर जाएगा सरफेस, तो मान लो कि सरफेस भी नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है। करेक्ट, तो एक्चुअली वाटर का जो कांटेक्ट है वो क्या है, अपर सरफेस पे है। मतलब जो बीकर है वो इस सरफेस पे इसके इस कांटेक्ट में है। करेक्ट, बीकर का शेप कुछ ऐसा है। तो यहां से क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को समझ में आना चाहिए। ओके, क्योंकि बीकर जो है ना यहाँ पे इसके कांटेक्ट में है, तो यहाँ से एक नॉर्मल लगेगा। ओके, बाकी बीकर का ऐसा कुछ कांटेक्ट है देख रहे हो ना, तो यहाँ से लगा नॉर्मल, ये जो साइड में नॉर्मल लगेगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। साइड के जो फोर्सेस है वो मैंने नहीं दिखाए, वो कैंसल आउट हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, F इज इक्वल टू एम में अप्लाई करूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं अज्यूम कर लूंगा पॉजिटिव। सो वी कैन से कि n प्लस एम जी, एफ इज इक्वल टू एम में अप्लाई कर रहा हूं मैं। ओके, F इज इक्वल टू एम ए, तो एम जी भी नीचे है, नॉर्मल भी। सो दिस इज एम ए सी। करेक्ट, दिस इंप्लाइज एम जी प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। करेक्ट, अब देखो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा नॉर्मल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप बॉल को क्या करो, स्ट्रिंग से बांधो और उसको गोल गोल घुमाओ,
तो जितना बॉल की वेलोसिटी होगी, ऐसे इमेजिन करो, आप इस चीज को प्रैक्टिकली कर लो। एक बॉल को स्ट्रिंग से बांध दो और इस बॉल को घुमाओ, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी स्ट्रिंग के अंदर उतना ज्यादा टेंशन आएगा। करेक्ट? बहुत ही इजीली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां भी जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, मेरी बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा बच्चों, बताओ? नॉर्मल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड एट द टॉप ऑफ द पाथ। टॉप पाथ मतलब जब ये टॉप ऑफ द पाथ होगा, मतलब सबसे ऊपर हाइट जब पे होगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे जब ये होगा, तो वहां पे मिनिमम स्पीड क्या हो सकती है। तो मुझे वेलोसिटी मिनिमम रखनी है। तो वेलोसिटी मिनिमम तो तब होगी, mg को तो आप छेड़ नहीं सकते, व्हेन नॉर्मल इज मिनिमम। ओके, सो वी कैन से कि फॉर मिनिमम v, और मिनिमम v नॉर्मल शुड बी मिनिमम, क्योंकि ये टर्म तो चेंज नहीं होने वाला है। ओके, बाकी r m ये सब कांस्टेंट है, तो n शुड बी मिनिमम। मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होता है, जीरो। n की मिनिमम वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है जीरो। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज जीरो। तो यदि मैं n की वैल्यू यहाँ जीरो रख दूं तो मुझे v की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो m प्लस जीरो इज इक्वल टू m v मिनिमम का स्क्वायर अपॉन r। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। समझ में आ गया? ओके, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अब हम लोगों को याद रहना चाहिए। करेक्ट? दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी, मिनिमम स्पीड एट द टॉप पोजीशन। मतलब जो इसका ट्रेजेक्ट्री है वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। ओके, तो ये मिनिमम स्पीड आती है। जब एक स्ट्रिंग से बांध के एक बॉल को घुमाते हैं वर्टिकल प्लेन में, तो भी यही आंसर आता है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये अपने को याद रहना ही चाहिए। सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो अब आते हैं पार्ट बी पे। क्वेश्चन में, इफ इट कंटिन्यूज विथ दिस स्पीड, व्हाट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स द बकेट एक्सर्ट्स ऑन वाटर एट द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ पाथ। तो क्वेश्चन में बोला कि मान लो यही स्पीड है इसके सर्कुलर मोशन की। ओके, इसके सर्कुलर मोशन की हम लोग अज्यूम करते हैं कि यही स्पीड है। तो जब ये लोवेस्ट पोजीशन पे होगा तो नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा। देखो ये, तो जब ये बकेट अपने लोवेस्ट पोजीशन पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से होगी। ओके, करेक्ट? और ये है बच्चों वाटर। मैं वाटर को ऐसे मार्क कर देता हूं, ये है बीकर में पानी भरा हुआ है। तो इस बार याद रखिएगा, नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर। करेक्ट? तो यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा ड्रॉ करूं तो देखो क्या दिखेगा। सबसे पहले तो मैं एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करता हूं। इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, क्या एक्सेलरेशन इसका सेंटर की तरफ होगा, और सेंटर है ऊपर। सो दिस इज ए सी, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब याद रखना यही वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो वी स्क्वायर बाई आर जो है ना ये g के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट? वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी। अब ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब फोर्सेस ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, जो बीकर है, बीकर कहाँ पे कांटेक्ट में है, लोअर पोर्शन पे। इसका मतलब जो नॉर्मल लगेगा वो यहां से ऐसे लगेगा, दिस इज नॉर्मल। और mg कैसे लगेगा, ऐसा।
समझ में आ रहा है नॉर्मल क्यों लगा ऊपर? क्योंकि जो बकेट है ना वो यहाँ पे इसके लोअर पार्ट में कांटेक्ट में है। पिछले क्वेश्चन में क्या था देखो, या फिर जब ये यहाँ पे था ना, देखो इस जगह पे, तो बकेट का जो कांटेक्ट था वो ऊपर से था, यहाँ पे नीचे से है, तो इसलिए नॉर्मल फोर्स बकेट का जो पोर्शन यहाँ पे कांटेक्ट में है वो ऊपर लगाएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लूंगा और F इज इक्वल टू एम में लिखूंगा। सो व्हाट इज फोर्स? Normal is positive, mg is negative. This is equal to mass into centripetal acceleration. Centripetal acceleration है v square by r और v square by r है g के इक्वल। ओके, तो n माइनस एम जी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? दिस विल बी इक्वल टू 2mg। तो ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। तो यहाँ पे हम लोग क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो वाटर है उसका मास क्या है, m। ओके, m इज मास ऑफ वाटर। तो देखो एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया इतना, ये भी जो क्वेश्चन है मुश्किल से 2 मिनट का भी नहीं है। बस यहाँ पे हमें क्या मार्क करना होता है, एक्सेलरेशन मार्क करना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होता है और F इज इक्वल टू एम ए। बस यहाँ पे एक चीज क्या समझने वाली थी, ये इक्वेशन आ गया। अब मुझे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी में ये मिनिमम होना चाहिए और नॉर्मल की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 के इक्वल। ओके,